स्वागत है आपका हमारे चैनल पर टीचर इंडिया पे। एक शेर से शुरुआत करते हैं। बढ़ते चले गए वो जो मंजिल को पा गए, बढ़ते चले गए वो जो मंजिल को पा गए, मैं पत्थरों से पाँव बचाने में रह गया। ये शेर मैं इसलिए सुना देता हूँ ताकि इनसे कुछ ऊर्जा मिले, आप लोगों को कुछ सीख मिले। इसके पहले हम बातचीत कर चुके थे इतिहास के इस सेशन में। पहले हमने बातचीत किया था, एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन की क्लास लिया था, और उसके बाद में हमने पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तक की बातचीत करी थी। पूरा पाषाण काल को अभी 3 पार्टों में बांट दिया था। उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले जो आया था निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद में उच्च पूरा पाषाण काल आया था। वहाँ से होते हुए हम लोग पहुँच गए थे नव पाषाण काल तक। आग की खोज हो चुकी थी, पहिए का आविष्कार हो चुका था। ये छोटी छोटी चीज़ें। अब क्या था, पत्थर के उपकरण इंसान बना रहा था। पत्थर के उपकरण जो बना रहा था, उन उपकरणों का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया था समय के अनुसार तक। और नव पाषाण काल तक आते आते कुछ कृषियों के साक्ष्य मिलना शुरू हो गए थे। इंसान अब क्या कर रहा था, एक सोसाइटी में आ रहा था धीरे धीरे। तो जब ये वर्गीकरण किया गया था तो उपकरणों को भी ध्यान में रखा गया। हालांकि जो वर्गीकरण किया गया था मुख्य रूप से वो वर्गीकरण जो था वह भाषा लिपि के आधार पर था, जिसके आधार पर हमने इतिहास लिखा है। उसके आधार पर जहाँ पर लिपि नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी, कोई साहित्य नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, उसको हमने कह दिया था कि वो प्रोटो हिस्ट्री का टाइम था, प्री हिस्ट्री का टाइम था, यानी कि स्टोन एज का टाइम था। उसके बाद में फिर आदि इतिहास का समय आया, जहाँ पर लिपि तो थी लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं एक्चुअल। उसके बाद में एक समय आया जहाँ पर इतिहास लिखा गया और उसको पढ़ा गया, बाकायदे ऐतिहासिक समय था, उसका वर्गीकरण किया था। पुरातन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इस क्रम में हम इतना पढ़ चुके थे, नव पाषाण काल तक आ गए थे। इसके बाद का जो टाइम आता है उसको हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल नाम से जैसा कि स्पष्ट है, क्या है, ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, काल जान रहे हैं। तो इसका जो मीनिंग हुआ सामान्य तौर पर वो ये हुआ कि एक ऐसा समय, यानी कि नव पाषाण काल का जो समय था, उस समय से जो शुरू हुआ है तांबे का प्रयोग। हमारे समाज में तांबे की खोज हो चुकी थी। तांबे का लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, तांबे का इस्तेमाल करना शुरू किए थे। और पाषाण काल का अब अंतिम समय चल रहा था। पाषाण काल क्या अपने ढलान पे था, अवसान पे था। तांबे की खोज हो चुकी थी। जब तांबे की खोज हो चुकी थी तो अब इस समय में क्या था, तांबे के और पत्थर के दोनों प्रकार के उपकरण मिलेंगे कंबाइंड रूप में। तो इसलिए इस समय को, ये जो समय है नव पाषाण काल से लेकर के यहाँ तक के हमारे आधुनिक भारत की इन संस्कृतियों का टाइम, जहाँ पर ये टाइम इन उपकरणों का, तांबे का, लोहे की खोज कहते हैं सीधे सीधे। नव पाषाण काल से लोहे की खोज तक का जो समय था वो ताम्र पाषाण काल का समय कहा जा सकता है। बीच में कांसे का प्रयोग हुआ, तो कांस्य युगीन सभ्यताओं का विकास हुआ, वो भी इसी के अंतर्गत हम जान लेंगे। लेकिन मुख्य रूप से इस समय में जो प्रयोग हुआ है वो सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, तांबे का और पत्थर का कंबाइंड फॉर्म इस्तेमाल किया है लोगों ने। तो हम उसी को देखेंगे। सबसे पहले क्या है, ये ताम्र मतलब तांबा,
और ये तांबा क्या है, वही सबसे पुरानी धातु है जिसको मानव ने अपने विकास के क्रम में इस्तेमाल किया। अब जिस तांबे का प्रयोग शुरू हुआ, जब तांबे का प्रयोग शुरू हुआ तो जाहिर सी बात, पहली बात तो ये है कि तांबे का जब प्रयोग शुरू हुआ, प्रचलन में आया, धातु थी तो धात्विक सारे गुण इसमें थे। ये अलग बात है कि इसमें नर्मता कुछ ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत लोहे के या अन्य धातुओं के। तो लेकिन उस समय तत्कालीन ये खोजी गई धातु थी और इसका प्रयोग जो किया जा रहा था व्यापक स्तर पर किया जा रहा। किस तरह से किया जा रहा था, ये तांबे के जो उपकरण बनाए गए ये पाषाण के उपकरण से ज़्यादा बेहतर थे। किन कारणों से बेहतर थे? पहली वजह तो ये रही है कि इनका निष्कर्षण आसानी से हो सकता था। दूसरी वजह ये थी कि हम इसको पीट करके, आग की खोज भी हो चुकी थी, आग में क्या करते हैं हम उसको मेल्ट करके, उसको नम्र करके क्या कर सकते हैं, मन चाहा आकार इसको दे सकते हैं। पत्थरों में ऐसा नहीं होता था। पत्थरों के उपकरण एक बार बनते थे तो ज़िंदगी भर वो उसी शेप में रहने हैं, उसके बाद जब वो ब्रेक हो जाने हैं तो ब्रेक हो जाने हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं बचता था। तांबे का है, टूट भी गया तो कोई बात नहीं है, फिर से उसको क्या कर दिया, फिर से उसको रीशेप कर दिया, फिर से बना लिया। तो इस तरह से हम देखें तो उस समय में एक क्रांति सी आई होगी, और क्रांति सी आई होगी तो जाहिर सी बात है इनका धीरे धीरे पतन हो रहा होगा और इनका धीरे धीरे उत्थान हो रहा होगा। अब तांबे के उपकरण इस्तेमाल होने लगे। जब तांबे के उपकरण इस्तेमाल होने लगे तो ख़ास बात यह है कि अब तांबे के उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर तांबे का निष्कर्षण करने के लिए एक वर्ग भी तैयार हो रहा होगा जो क्या करेगा, तांबे का निष्कर्षण करेगा। एक वर्ग वह भी तैयार हो रहा होगा जो कि तांबे से निकला हुआ तांबा है उसको शेप अलग अलग देता होगा, या उसके बर्तन बनाते रहे होंगे या फिर उनके अन्य कोई सामग्री उपकरण बना रहे होंगे। तो एक ये वर्ग ठठेरा कहते हैं, तांबे के ठठेरे या फिर तांबे के लोहार। लोहार कहना सही नहीं क्योंकि वो लोहा से ही सेंस में आता है, लेकिन कह सकते हैं। तो ये एक वर्ग डेवलप हुआ होगा उस समाज में। कौन सा वर्ग? जो धातुओं से उपकरण बनाने का काम कर रहा था। अभी तक समाज में ऐसा कोई भी वर्ग डेवलप नहीं हुआ था, अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है। खास बात ये, तो यहाँ पर एक वर्ग डेवलप हुआ। और अब तक के इतिहास में क्या था, आग की खोज हो चुकी थी। आग की खोज हो चुकी थी तो जाहिर सी बात है कि अब इंसान क्या करेगा, आग का प्रयोग भी करेगा। आग का प्रयोग करने लगा, इसको पिघलाने में, इसका रूप बदलने में करने लगा। और दूसरी बात यह है, ये जब ये एक क्रांति आ गई समाज में तो क्या हो गया, इसके कृषि उपकरण भी बने होंगे। जाहिर सी बात है कृषि उपकरण बने होंगे, इनसे लड़ने की सामग्री बनी होगी। जब कृषि उपकरण बने होंगे तो कृषि में भी कुछ ना कुछ सुधार आया होगा। बिल्कुल सुधार आया। अभी तक क्या था, इंसान आश्रित था, भोजन जो ग्रहण करता था, अपने खाद्य संग्रहण करता था। अभी तक के जो प्राकृतिक रूप में चीज़ें मिलती थी उनका क्या करता था, संग्रहण करता था, इकट्ठा करता था। अब ये एक क्रांतिक समय हो गया। अब भोजन वो संग्रहण नहीं कर रहा है बल्कि भोजन का यानी कि खाद्य सामग्री का उत्पादन भी कर रहा है। अब इंसान उस समय का मानव यानी कि ये जो ताम्रपाषाण काल है, चैकोलिथिक एज बोलते हैं इसको। इस चैकोलिथिक एज में क्या हुआ कि इंसान ने क्या किया, जो पहले की खाद्य संग्राहक हुआ करता था वो अब क्या हो गया है, खाद्य सामग्री का उत्पादक हो गया है, कृषि करने लगा है। कारण क्या था, अलग अलग आयाम विकसित हो रहे थे। एक बात हो गई। दूसरी बात, मैं चाहूँ तो पॉइंट बना सकता हूँ, ऐसे सुन लेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने क्या बताया, अभी यही बताया है कि तांबे का प्रयोग किया और क्या खाद्य संग्राहक से वो क्या बन गए, खाद्य सामग्री का उत्पादक बन गए। उत्पादक बन गए हैं तो जाहिर सी बात है कृषि क्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा। तो कृषि क्षेत्र में क्या हो गया, थोड़ा सा उन्नति हुई।
थोड़ा सा उन्नति हुई, यानी कि वो आद्य समय था, कृषि का भी आद्य समय था, उन्नत किस्म नहीं थी लेकिन उन्नति ज़रूर हुई है, उन्नति ज़रूर हुई है, यानी कि कुछ ना कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। ये तो खास बात है इस टाइम की कि यहाँ की जो कृषि थी अधिकतर कृषि महिलाएं करती थीं और जो पुरुष करते थे वो आखेट करते थे, शिकार करते थे। महिलाएं कृषि करती थी और पुरुष आखेट करते थे मुख्य तौर पर। और धीरे धीरे क्या हुआ कि अब उस समय में जनसंख्या बढ़ी इसलिए क्योंकि अब इंसान जो था वो जब खाद्य संग्राहक से खाद्य सामग्री का उत्पादक बन गया है तो जाहिर सी बात वो कि बस्ती की बसावट करने लग गया। यानी कि अभी तक क्या था, अभी तक उनका जीवन यायावरी था, खाना बदोशी था, कोई एक फिक्स जगह नहीं थी। जैसे झूम कृषि किया छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, टहल टहल के रहते थे, जहाँ पर उनको अनुकूल मिलता था वहाँ पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे या फिर अलग अलग जगहों पर मिट्टी खोद करके वहाँ पे रहते थे। लेकिन अब क्या था, अब उन्होंने बसावट करना शुरू कर दिया है, यानी कि सेटलमेंट, दूसरा टर्म आ गया। क्या हो गया, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। बस्ती जो है अब सेटलमेंट होने लगी। बस्ती जब सेटलमेंट होने लगी तो उस तरह की चीज़ें बनने लगेंगी। जब बस्ती बनेगी, नई बस्ती ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर मकान भी बनेंगे और जाहिर सी बात है ये मकान अलग अलग जगहों पे, कुछ जगहों में ये देखा गया कि पत्थरों के घर बनाए हैं और कुछ जगहों में देखा गया कि ईंटों के घर बनाए हैं। क्योंकि आग की खोज हो चुकी थी, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें दोनों तरह के साक्ष्य मिले। ये जो सभ्यता है, ये जो समय है, इस समय के जो छोटे छोटे केंद्र थे मानव की बसावट के, इन्हीं केंद्रों ने, कुछ तो केंद्र ख़त्म हो गए और इन्हीं केंद्रों में बाद में क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। तो हम देखेंगे अभी किस तरह से संस्कृति ख़त्म हुई है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ किस तरह से ख़त्म हुई हैं और कैसे क्या क्या हुआ। अभी हम बातचीत कर रहे थे कि इंसान ने स्थायी बसावट शुरू कर दिया था, स्थायी बसावट शुरू कर दिया था, तो जाहिर सी बात है वो ईंटों का प्रयोग करेंगे। ईंटों का प्रयोग कर रहे थे और ईंटें कुछ पका रहे थे। जब एक बात और आ गई, जब ईंटों को पकाना शुरू किए होंगे, ईंटों को बनाना शुरू किए होंगे, तो सोसाइटी में एक और नया वर्ग आ गया होगा। वो नया वर्ग कौन सा रहा होगा, वो नया वर्ग वो रहा होगा, कुम्हार कह दें कि कुम्भकार जैसे लोग आए होंगे, जो कि क्या प्रजापत्य लोग आए होंगे। वो क्या कर निर्माण का काम शुरू करेंगे, ईंटों के बनाने का काम शुरू करेंगे, ईंटों के पकाने का काम शुरू करेंगे, वो सारा काम इसमें करेंगे। अगली बात है, जब आग की खोज हो गई और पहिए की खोज हो चुकी थी, तो जब पहिए की खोज हो चुकी थी, मैं बहुत सारी चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे समझ लेंगे बेहतर होगा, बोल रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हैं। जब पहिए की खोज हो चुकी थी, अब पहिए की खोज हो चुकी थी तो जाहिर सी बात है कि इंसान अब पहिए का प्रयोग करेगा, क्योंकि पहले आविष्कार होता है, खोज होती है, खोज के बाद में उसका कहाँ पर इस्तेमाल होगा वो भी देखते हैं। तो इस्तेमाल किया लोगों ने, वहाँ के टाइम के लोगों ने गाड़ियों का निर्माण, पहिए से चलने वाली गाड़ियों का निर्माण किया प्राथमिक स्तर पर। और कुम्हारों ने चाक चलाना शुरू किया और चाक में क्या, गोल बर्तनों का निर्माण शुरू किया, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू किया, और तांबे के भी बर्तन बनाए गए। वो तो पहले ही बातचीत कर चुके हैं। मिट्टी के बर्तन बनाए गए, मिट्टी के बर्तन जब बनाने लगे गोल शेप में, और उन्हीं को मृदभान कह दिया जाता है, वेयर कह दिया जाता है। ये वेयर अब यहाँ के किसान कहते हैं, या किसान ना कह के अभी किसान एक डेवलप टर्म है, अभी हम आदिम रूप कह दें, यहाँ के लोग कह दें। यहाँ के लोगों ने क्या किया, वो जो मिट्टी के वेयर्स थे, वो वेयर उन्होंने क्या किया, अब पकाना शुरू किया। तो वो जो भट्टी थी उनकी, भट्टी का वेल ऑर्गेनाइज तरीके से वो भट्टी बनाते थे। अब जैसे आज की भट्टियाँ देखते होंगे तो ऑक्सीजन जाने का, एयर, जैसे गांव में देखा होगा कि एक चूल्हे में बगल में से एक और निकाल देते हैं, आँच
ज़्यादा आँच निकल रही है तो उसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से कर लेते हैं, दूसरा कोई सामग्री उसमें पका लेते हैं, अक्सर देखा होगा। तो वैसे ही एक वेल सेटल ये भट्ठियाँ बनाए, वेल सेटल भट्ठियाँ बनाए और क्या किया, उनका प्रयोग किया किसके तौर पर, उनके वेयर्स को पकाने के तरीके पे। और जिस जगह पकाते थे वो ज़्यादा आँच पकाते थे वो काले हो जाते थे और बाकी क्या रेड कर देते थे। तो हम देखते हैं काले और लाल रंग के वेयर्स वहाँ पर मिलते हैं। और ये एक जनरल सा एक इंट्रोडक्शन हो गया है कि ताम्रपाषाण काल की सभ्यता में या ताम्रपाषाण काल में लोग कैसे रहे होंगे, क्या करते रहे होंगे। अब जाहिर सी बात है जब कृषि का विकास हुआ है तो पशुपालन का भी विकास हुआ होगा। हाँ, कुछ पशुपालन हुआ, प्राइमरी स्तर पर कुछ पशुपालन हुआ, भेड़ बकरी इस तरह से कुछ जीव पाले गए, पालतू बनाया गया, कुत्ता सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद में कृषि की बात कर लें तो कृषि जो थी वो जौ, गेहूँ, धान, रागी इन सब के अवशेष मिलते हैं और एक आध जगह पर दालों के भी अवशेष मिले हैं, चना का और उड़द का, मूंग का भी अवशेष मिला है। तो हम ये कह दें कि ये जो कृषि थी अपने आदिम स्वरूप में थी और आदिम स्वरूप में थी। अब यहाँ से क्या होगा, विकास होगा, एक नया क्रम विकास का डेवलप होगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि सामान्य जानकारी जो थी वो सब क्या हो गया, ख़त्म हो गई। इसके अलावा हम देखें, जब इसके अलावा हम बातचीत करें तो इस टाइम में जो संस्कृतियां थी, हड़प्पा को भी इसी टाइम में हम काउंट करते हैं कि हड़प्पा का विकास भी इसी टाइम में हुआ है, ताम्रपाषाण काल में। और ताम्रपाषाण काल में हुआ तो जो तांबे का जो सबसे पहले निष्कर्षण हुआ वो ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया की हुस्न संस्कृति रही है। उस हुस्न संस्कृति में तांबे का सबसे पहले निष्कर्षण हुआ, तांबे का सबसे पहले निष्कर्षण हुआ। और समकालीन संस्कृतियां अगर देख लें तो इंडिया में जो थी वो कौन सी थी, हड़प्पा सभ्यता थी। वो किस नदी पे थी, सिंधु नदी पर थी। और मेसोपोटामिया दूसरी सभ्यता थी उस टाइम की, इस एज की। मेसोपोटामिया किस टाइम की, कहाँ पर थी, दजला और फरात, दजला और फरात दो नदियाँ थी, इनकी सभ्यता थी। और मिस्र की सभ्यता नील नदी पर। और चीन की कहते हैं तो चीन की तो वांगो नदी के किनारे ये सभ्यताओं का विकास हुआ। अब हम देखेंगे कि ये जो ताम्रपाषाण कालीन समय है, यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं इनको हम कितने पार्ट में बांटेंगे। अगर डिवाइड करना चाहें तो कितने पार्टों में हम डिवाइड करते हैं, एक छोटा सा रफ चित्र बनाते हैं। अभी तक ये सामान्य जानकारी थी जो मैं बता चुका हूँ। अब इनके जो खास खास बिंदु हैं उनकी हम बातचीत कर लें, खास खास बिंदुओं की बातचीत करते हैं। तो अगर हम बांटें तो इसको 3 पार्टों में बांट सकते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से, एक पार्ट ये हो गया कि हड़प्पा का जो टाइम है, हड़प्पा एवं उसके समकालीन संस्कृतियां या सभ्यताएं। और दूसरा है जो इसके पहले का टाइम होगा, पूर्व हड़प्पा की सभ्यताएं। और तीसरा जो होगा वो होगा उत्तर हड़प्पा। इनका टाइम अगर देखें तो अलग अलग निर्धारण किया गया है, फिर भी हम देखें तो नवपाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता यानी कि तकरीबन 2300 से 2500 BC तक का टाइम हम मान सकते हैं। हड़प्पा का टाइम है, अभी हड़प्पा का एक विस्तृत चैप्टर है उसी में हम चर्चा करेंगे। फिर भी हम 2350 से 1750 तक मोटा मोटा टाइम मान लेते हैं 15। और इसके बाद का समय जो है वो उत्तर हड़प्पा का टाइम आता है। इन संस्कृतियों में कौन कौन सी संस्कृतियां आएंगी इनको हम देख लेते हैं। तो इन संस्कृतियों में एक होगी सोथी संस्कृति, और एक ये है बीकानेर राजस्थान में, लिख देता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी।
बीकानेर राजस्थान में। और दूसरी कौन सी, झूकर झाकर, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछी गई है। झूकर झाकर संस्कृति ये कहाँ है, ये सिंध नदी पर है। और हड़प्पा कालीन संस्कृतियाँ क्या है, हड़प्पा खुद ही है, वो तो नाम ही है। और दूसरी कौन सी है इम्पोर्टेंट है जो, वो आहाड़ की संस्कृति है और गणेश्वर की संस्कृति है। आहार और गणेश्वर की संस्कृति आती है इस टाइम में। और उत्तर हड़प्पा में कौन कौन सी आती है, मालवा की संस्कृति, कायथा की संस्कृति, ऐरण की संस्कृति और इसके बाद में जोरवे की संस्कृति। ये संस्कृतियाँ जो हैं ये उत्तर हड़प्पा के टाइम में आती हैं। और इस तरह से इनका वर्गीकरण हो जाता है। एक वो संस्कृतियाँ जो हड़प्पा के समकालीन थी या खुद हड़प्पा ही थी, और दूसरी वो जो हड़प्पा के पहले थी, और तीसरी वो जो हड़प्पा के बाद में हुई हैं। इनका अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइम दिया गया है। ये जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ थी इनका वर्गीकरण देख लिए। अब जो इम्पोर्टेंट है संस्कृतियाँ उनको हम देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्या अवशेष मिले हैं, क्या क्या खासियत है। तो जो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे वो बातचीत कर लेंगे बनास की संस्कृति। बनास की संस्कृति या आहाड़, बनास की संस्कृति या आहाड़ की संस्कृति बात करेंगे। इसके जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से हैं, हम बात कर दें प्रमुख स्थल की। तो प्रमुख स्थल कौन कौन सा हो जाएगा, आहाड़ हो जाएगा, गिलुंद हो जाएगा और बालाथल हो जाएगा। आहाड़, गिलुंद और बालाथल ये इसके प्रमुख स्थल हो जाएंगे। और हम बातचीत करें आहाड़ की, तो आहाड़ की बातचीत करें तो इसकी जो सबसे पहले खोज किया था 1954 में अक्षय कीर्ति ने किया था। किसने किया था, 1954 में इसकी खोज हुई, खुदाई हुई, किसने करवाई थी, अक्षय कीर्ति व्यास नाम था इनका महोदय का। इन्होंने इसकी खोज करवाई थी, खुदाई करवाई थी। और ख़ास बात है यहाँ पर जल निकासी का बेहतरीन प्रबंध था। तो जल निकासी का बेहतरीन प्रबंध होने की वजह से इस संस्कृति को क्या कह दिया कि ये जल चक्र या चक्र कीर्ति या जल चक्र की संस्कृति थी। चक्र कीर्ति इन्होंने कह दिया था। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, बहुत सारे अवशेष मिल गए हैं, इसलिए इसको हम ताम्रवती भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ताम्रवती या ताम्बवती संस्कृति भी कह देते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पत्थर के घर बनाए जाते थे, यहाँ पर पत्थर के घर बनाए जाते थे और यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। और यहाँ पे अगली खास बात यह है कि यहाँ पर कपड़ों की छपाई के साक्ष्य मिले हैं, कपड़ों की छपाई के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ये लोग जो थे ये हड़प्पा सभ्यता से व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता से व्यापार करते थे, किस चीज़ का, तांबे का व्यापार करते थे। इनका व्यापार था किससे, हड़प्पाइयों से व्यापार था। जो हड़प्पाई लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उनसे इनका व्यापार होता था। गिलुंद की बात कर दें तो ये जो गिलुंद है ये एक केंद्र हुआ था, स्थानीय केंद्र होता था उस समय पर, उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र होता था। और यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, किसके, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर पकी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर सामान्य चीज़ें हैं। तो ये खास बातें हो गई बनास की संस्कृति या आहाड़ की संस्कृति की खास बातें हो गई। प्रमुख स्थल कौन कौन से हो गए, आहाड़ हो गया, गिलुंद हो गया, बालाथल हो गया।
और ये आहार की खोज 1954 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। यह चक्र कीर्ति कहते हैं ताम्रवती, क्योंकि तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हुए हैं इसलिए कहते हैं। पत्थर के घर मिले हैं, ईंटों का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता था, कपड़ों की छपाई का काम होता था। और व्यापार यहाँ पर क्या होता था, व्यापार हड़प्पाइयों के साथ में उस समय ये व्यापार करते थे। गिलुंद उस समय का स्थानीय केंद्र था। यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं और पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा, अगली संस्कृति की बात करते हैं। अगली संस्कृति कौन सी है, मालवा की संस्कृति। दिख रहा है कि उधर ही लिखे, दिख रहा था। ठीक है, मालवा की संस्कृति है। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, इसके प्रमुख स्थल में एक था कायथा और दूसरा था ऐरण, मालवा, नवदा टोली। ऐरण, मालवा और नवदा टोली। मालवा, ऐरण, कायथा और नवदा टोली ये साक्ष्य थे। सबसे खास बात यह है, कायथा जो था, कायथा से ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ईंटों के, कायथा संस्कृति से ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। मालवा, और इसमें और भी बात कर लें तो ये गोलाकार घर बनाते थे। ये गोलाकार घर बनाते थे और यहाँ पर कीमती पत्थरों के हार मिले हैं। कीमती हार मिले हैं, खास तरह के पत्थरों से मिल करके बनते थे। और मालवा की बात कर लें तो मालवा में मृदभांड का उत्कृष्ट कार्य होता था। वेयर्स जिनको बोलते हैं, मिट्टी के मृदभांड का उत्कृष्ट कार्य होता था। मृदभांड का उत्कृष्ट कार्य होता था। और यहाँ पर कैसे होते थे, लाल रंग के मृदभांड बनाते थे। कैसे बनाए जाते थे, अभी मैं बताया कि उनको पकाते थे। जहाँ पर ज़्यादा पक जाते थे वो काले हो जाते थे और बाकी के पोर्शन को रेडिश कर देते थे। उस तरह के मृदभांड मिलते हैं। नवदा टोली जो है, यहाँ पर सबसे खास बात है कृषि से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, फसलों के साक्ष्य मिले हैं। और यह बस इतना ही खास पॉइंट है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर याद करेंगे पढ़ेंगे तो इनकी खोज का एक खोज करता है। हर संस्कृति का उत्खनन स्थल है, कौन कौन उस समय पुरातत्व विभाग में कौन कौन था, बाकी सब चीज़ें हैं। लेकिन इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, इसलिए जो खास बनते हैं वो ये रहे। और आगे हम जोरवे वगैरह को देख लेते हैं जो खास है। अभी हट जाएं, अगर देखना चाहें, नोट करना चाहें तो ये खास पॉइंट्स थे। और फोटो लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ले सकते हैं। हो गया। और इस तरह से हम एक और जो खास संस्कृति बचती है, जोरवे की संस्कृति, इम्पॉर्टेंट है ये। अब बात कर लेते हैं जोरवे। ये रा है और वाह है, अलग अलग, जोखे नहीं है। जोरवे की संस्कृति, जोरवे की संस्कृति की बात करें तो इसके जो खास प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से, एक तो खुद जोरवे है, दूसरा नेवासा, दैमाबाद, ये दैमाबाद आगे भी मिलेगा। दैमाबाद के बाद में प्रकाश, और ये खास स्थल हैं। और बातचीत करें जोरवे की तो जो जोरवे की संस्कृति में जोरवे जो स्थल था, यहाँ पर टोटीदार कांसे के बर्तन मिले हैं, तांबे के टोटीदार तांबे के बर्तन, यानी कि यहाँ पर ये वर्ग विकसित हो गया था। जो तांबे के बर्तन बनाने वाला वो तमाम तरह के बर्तनों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। दैमाबाद की बात कर लें तो दैमाबाद में कांसे के साक्ष्य मिले हैं।
कांसे के साक्ष्य मिले हैं और मनुष्य द्वारा चलाए जाने वाले उपकरण मिले हैं। कौन कौन से उपकरण? वो हाथी जो चला सकता था, हाथी, गैंडा, भैंसा और साथ साथ में रथ। ये इनका एक रथ मिला है मनुष्य द्वारा जो चलाया जाता था। कौन सा रथ? हाथी, गैंडा और भैंसा का रथ, ये मिला हुआ था। और इसका प्रभाव अगर देखें, ये जो सभ्यता का ये जो पॉइंट था, दैमाबाद था, ये हड़प्पा सभ्यता में भी विकसित रहता है और वहाँ पर भी इसके साक्ष्य मिलेंगे उस टाइम के भी, तो हम वहाँ पर भी इसकी स्टडी करेंगे। और सबसे ख़ास बात है, एक और स्थल बचता है, उसका नाम था इनाम गांव। ये भी महाराष्ट्र में है, इनाम गांव। इनाम गांव से क्या हुआ है, ये एक बड़ी बस्ती थी और ये बस्ती जो थी एक किला बंद थी। यानी कि अब ये जो बस्तियां थी, किला बंद होने का मतलब है यहाँ पर अब एक शासन प्रणाली का विकास हो रहा था। शासन प्रणाली का विकास हो रहा था, किला बंद थी। और सबसे खास बात है, खाइयों के आसपास ये बनाते थे ये अपनी बस्तियां। इसका मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बनाते थे। और दूसरी बात क्या है, अब यहाँ पर शासन व्यवस्था का कुछ ना कुछ अंश जरूर रहा होगा, तभी इसलिए किला बंद और खाई से घिरी हुई बस्तियां बनाते थे। और सबसे खास बात यह है ये जितनी भी संस्कृतियां थी धीरे धीरे करके क्या हो गई, सब विलुप्त होने लगी। विलुप्त होने का जो लगभग 1200 ईसा पूर्व तक की बात करें हम, 1200 डीसी तक के बात करें, तो सारी की सारी संस्कृतियां ख़त्म होने को थी। ये जोरवे की एक संस्कृति थी, ये 700 बीसी तक चलती रही और कुछ एक आध जो है वो अन्य उस समय की संस्कृतियां जो थी उनमें मर्ज हो गई। तो संस्कृति का ख़त्म होने का जो कारण है, जो इतिहासकार मानते हैं, वो ये मानते हैं कि कम बरसात हुई होगी और कोई आपदा आई होगी, सूखा वगैरह इस तरह से कुछ। तो इस वजह से ये जो ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां थीं ये धीरे धीरे करके क्या हो गई, विलुप्त हो गई। और इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बचता है, महापाषाण काल, वो भी देख लेते हैं तुरंत इसी समय। तो ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म और कल से हम इतिहास का मतलब एक प्रबल चैप्टर शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता से। तो वहाँ पर मज़ा आएगा, बाकी डिटेल्स कम रहेगी, समझना ज़्यादा रहेगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा एनालिटिकल रहेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं जाती, इसलिए बहुत सारा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। शायद इतने से आगे ना आए क्वेश्चन, आएगा भी तो नाम मात्र का आएगा एक आध इधर उधर, नहीं तो सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से बन जाते हैं। जिस समय ये ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पतन हो रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में एक नई संस्कृति डेवलप हो रही थी। वो नई संस्कृति कौन सी थी? महापाषाण कालीन संस्कृति थी। महापाषाण ही कह देते हैं। महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर की संस्कृति सभ्यता रही होगी। ये जो बड़ा पत्थर रहा होगा, ये क्यों ऐसा नाम पड़ा है ये देखते हैं सबसे पहली बात। तो दक्षिण भारत की बातचीत कर लें, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, इनको मिला करके एक क्षेत्र था। इस क्षेत्र में करते क्या थे लोग, करते थे पर्वतीय स्थानों के पास में रहते थे। तो वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी, मर जाता था, तो जब मर जाता था तो क्या करते थे, उनको दफनाने के बाद में एक बड़े पत्थर से उसको ढक देते थे, बड़े पत्थर से ढक देते थे। ये प्रचलन था वहाँ का, एक तौर तरीका हो गया था समाधान का, कि किस तरह से हम अपने, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, पॉज कर दूँ। तो महापाषाण सभ्यता की बात कर रहे थे। इसका अगर टाइम देना चाहें तो महापाषाण लिख देते हैं पहले, मेगालिथिक टाइम, महापाषाण काल।
महापाषाण काल की अगर टाइम की बात करें तो लगभग 1000 BC से लेकर के 1st सेंचुरी BC तक का ये टाइम रहा है। ऐसा तो इस तरह से महापाषाण काल जो सब टाइम था उसका अगर टाइम देखें हम तो 1000 BC से लेकर के 1st सेंचुरी BC तक आते आते ये सभ्यता धीरे धीरे क्या हो गई, विलुप्त हो गई। और विलुप्त हो गई तो अब देखें अभी इसका जो नाम है, कैसे नाम पड़ा, वो चीज़ें जान चुके हैं। एक इतिहासकार थे गॉर्डन चाइल्ड, वो कहते थे कि ये जितने भी लोग थे वो अंधविश्वासी लोग रहे होंगे, तंत्र मंत्र पर विश्वास करते रहे होंगे, इसलिए ऐसा कर रहे होंगे। ये कोई खास उनकी प्रक्रिया नहीं थी, वो एक अंधविश्वास है, एक आस्था का दूसरा स्वरूप है जहाँ पर क्या चीज़ें मान ली जाती है, ऐसा ऐसा होता है। तो ये गार्डन चाइल्ड की बात थी, वहीं पे छोड़ देते हैं हम। बाकी देख लेते हैं कहाँ कहाँ से अवशेष मिले हैं, क्या क्या अवशेष मिले हैं। तो इसका जो सेंटर रहा है, मेन सेंटर रहा है, ये कहाँ कहाँ पर रहा है, ब्रह्मगिरी। अब ठीक दिख रहा होगा, ब्रह्मगिरी से मिले हैं साक्ष्य। मास्की के बाद चिंगलपट्टू, ऐसे ही लिखा है, प्रोनाउंसिएशन साउथ इंडिया का है तो कुछ इधर उधर हो सकता है। नागार्जुनकोंडा, नागार्जुनकोंडा में, और पुदुकोट्टई, ये ऐसे लिखा जाएगा। एक सानूर, ये स्थल थे, यहाँ से हमको महासमाधान मिले हैं। ब्रह्मगिरी कहाँ पर था, ये कर्नाटक में था। मास्की कर्नाटक में था, ये भी कर्नाटक में। चिंगलपट्टू ये तमिलनाडु में है। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पुदुकोट्टई ये तमिलनाडु में पड़ता है। सानूर केरल के पास में पड़ता है, साउथ इंडिया का ही है। ये यहाँ से अवशेष मिले हैं महासमाधान के यहाँ से अवशेष मिले हैं। खास बात इनकी कब्रों में, जो इनकी कब्र हुआ करती थी, इनकी कब्र में कुछ और भी अवशेष मिलते थे। वो कौन कौन से अवशेष मिलते थे, लोहे के उपकरण मिलते थे, लोहे के उपकरण मिलते थे। लोहे के उपकरण मिलने के साथ साथ में घोड़े के कंकाल, मिले। अन्य आभूषण सामग्री मिली, सोने के गहने मिले, यहीं से सोने के गहने मिले। और BRW मिले, यानी कि ब्लैक रेड वेयर, यानी कि कृष्ण रक्त मृद भांड, इनको हिंदी में ऐसे बोलेंगे, BRW कह लेंगे। लोहे के उपकरण मिले हैं, घोड़ों के कंकाल मिले हैं, सोने के आभूषण ज्वेलरी मिली है और BRW मिले हैं। और जो लोहे के उपकरण थे, लोहे के उपकरणों में लिख नहीं रहा हूँ, सामान्य से उपकरण है। जैसे क्या क्या मिला है, तलवार मिला है, कटार मिला है, त्रिशूल मिला है, और कुल्हाड़ी, फावड़ा, बसुली, हंसिया, चाकू, भाला, इस तरह के सामग्री मिले। फिर से बोल देता हूँ, तलवार मिला है, कटार मिला है, त्रिशूल मिला है, भाला मिला है, बसुली मिला है, हंसिया मिला है, इस तरह के उपकरण मिले हुए हैं इनकी कब्रों से। तो एक बात ये तय है कि जो ऐसा हो सकता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, ये स्वतंत्रता सेनानी बोल रहा हूँ, सैन्य वर्ग कह दें, स्वतंत्रता सेनानी नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता की तो कोई बात ही नहीं थी वहाँ पर। जो सैन्य वर्ग रहा होगा या फिर जो समाज रहा होगा, वो किस तरह का रहा होगा, लड़ाका प्रवृत्ति का रहा होगा, तभी वहाँ पे लोहे के उपकरण ज़्यादा पर मिले हैं। सीधे सीधे मतलब बात ये है। दूसरा ये लगा जाता है, फावड़ा वगैरह मिला, कृषि कर्म करते रहे होंगे। घोड़े के भी साक्ष्य मिले हैं कंकालों के, इसका मतलब घोड़े का जो पालन हो रहा होगा। गहनों का, सोने का प्रयोग होने लगा था, सोने का प्रयोग, और सोने के आभूषण मिले थे, BRW, वो मैं पहले ही बातचीत कर चुका हूँ।
इनके अलावा इस टाइम में और क्या क्या चीज़ें होती थी, मिट्टी के बर्तन बनते थे, तांबे के बर्तन बनते थे, कांसे के बर्तन, लिख देता हूँ, मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन और कांसे के बर्तन वहाँ पर बनाए जाते थे महापाषाणकालीन टाइम पर। तो ये एक सामान्य सी जानकारी रही है महापाषाण काल की, और इससे ज़्यादा हमारे हिसाब से लगता नहीं कि पूछा जाएगा। और हम इसके बाद अगले लेक्चर में बातचीत करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। एक मेरा फेवरेट टॉपिक है, बेहतरीन है, और अच्छे से बातचीत करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग। अब थोड़ी सी चीज़ें बेहतरीन आई हैं, अभी तो ज़्यादा फैक्ट था, कहाँ से क्या मिला, कौन सा साक्ष्य मिला, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा थी। अब इस तरह की चीज़ों से हट के थोड़ा हम एनालिसिस वाली चीज़ों में चलेंगे, विश्लेषण जहाँ थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा अपने अंतर्मन को संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक करके बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे। वहाँ से क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनते हैं, तो जाहिर सी बात जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वहाँ पर टाइम भी ज़्यादा देंगे और अप्रोच भी कुछ विश्लेषणात्मक रखेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं आज का ये लेक्चर, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको दीपो भव।